नमस्कार दोस्तों, इजी ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं टॉर्क एंड स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर में टॉर्क का और स्पीड का क्या क्या रिलेशन होता है वो आज हम देखने जा रहे हैं। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे अहम बात, स्पीड जो होती है वो डिपेंड होती है टॉर्क पे। स्पीड किससे डिनोट करते हैं हम? एन से। स्पीड डिपेंड होती है टॉर्क पे, लेकिन टॉर्क डिपेंड नहीं होता। टॉर्क डिपेंड नहीं होता किस पे? स्पीड पे। अगर मैं समझ लीजिए, मैं टॉर्क किसी मोटर में टॉर्क अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। समझ लीजिए, टॉर्क अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, लेकिन स्पीड इंक्रीज हो गई तो टॉर्क इंक्रीज होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि टॉर्क स्पीड जो है वो टॉर्क पे डिपेंड है, टोटली डिपेंड है टॉर्क पे स्पीड, लेकिन टॉर्क स्पीड पे डिपेंड नहीं है। स्पीड जो है वो टॉर्क पे डिपेंड है, लेकिन टॉर्क स्पीड पे डिपेंड नहीं है। ये अब किस तरीके से नहीं है, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। अगर देखा जाए तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या था, हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला था। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एन इक्वल्स टू के ई बी। ई बी यानी बैक एमएफ के यानी कांस्टेंट फाई। ये था हमारा स्पीड का फॉर्मूला। और टी ए क्या यानी आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई आई ए। ये हमारा फाई आई ए था। ठीक है। अगर अगर मैं फाई की बात करूँ, अगर मैंने फाई इंक्रीज कर दिया, फाई को इंक्रीज कर दिया तो एन क्या हो जाएगा? मेरा डिक्रीज हो जाएगा। एन डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने फाई को इंक्रीज कर दिया तो एन डिक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने फाई को इंक्रीज कर दिया तो मेरा आर्मेचर टॉर्क भी कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मोटर की कंडीशन क्या है? अगर मैं टॉर्क बढ़ाता हूँ तो मेरा स्पीड भी बढ़ेगी। अगर मैं टॉर्क बढ़ाता हूँ तो मेरी स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं टॉर्क बढ़ाता हूँ तो मेरी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि मेरी स्पीड जो है वो टॉर्क पे टोटली डिपेंडेंट है। टॉर्क पे डिपेंडेंट है, लेकिन टॉर्क जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं है। टॉर्क किस पे डिपेंड है? फाई पे। अगर मेरा टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मेरी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। बिना टॉर्क के स्पीड डिक्रीज होते होते जीरो पे आ जाएगी। पॉइंट देख लेते। इट विल बी प्रूव दैट थ्रू द टॉर्क of a motor is admittedly function of a flux and armature current. Flux and armature current. टॉर्क किस पे डिपेंड होता है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई एंड आई ए, इसलिए टॉर्क किस पे डिपेंड रहेगा? फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट पे। फाई यानी क्या होता है? फाई यानी क्या होता है? फ्लक्स ही होते हैं ना। आने आने एंड आई ए यानी क्या हो जाता है? आर्मेचर करंट। ठीक है। इसका मतलब आर्मेचर करंट, टॉर्क किस पे डिपेंड होता है? आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। टॉर्क कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं होता दोस्तों, लेकिन स्पीड जो है वो टॉर्क पे डिपेंडेंट होती है। इनफैक्ट इट इज द स्पीड विच डिपेंड ऑन द टॉर्क। देखिए, स्पीड इज डिपेंड ऑन द टॉर्क एंड नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है टॉर्क पे। स्पीड जो है, पहले सेंटेंस में क्या दिया है हमें? स्पीड जो है डिपेंडेंट है टॉर्क पे, लेकिन
वाइस वर्सा का मतलब यानी कि इसका उल्टा नहीं हो सकता, इसका उल्टा नहीं हो सकता। टॉर्क स्पीड पे डिपेंड नहीं हो सकता। टॉर्क जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं रहता, लेकिन स्पीड जो है वो टॉर्क पे डिपेंड रहता है। यही वाइस वर्सा का मतलब है यहाँ पे। अगर मान लीजिए किसी वजह से मेरे मोटर के फ्लक्स डिक्रीज हो गए तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स डिक्रीज होने के कारण मेरे आर्मेचर का फील्ड सॉरी लेकिन मेरे फ्लक्स किसकी वजह से डिक्रीज होंगे? बाय डिक्रीजिंग द फील्ड करंट। अगर मेरा फील्ड करंट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है किसी ना किसी वजह से, फील्ड करंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर मेरा फील्ड करंट किसी ना किसी वजह से डिक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली मेरे फ्लक्स भी कैसे हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। अगर फ्लक्स डिक्रीज होते हैं तो हमारे मोटर पे क्या क्या असर होता है ये हम देखते हैं, स्पीड पे और टॉर्क पे, क्योंकि हम रिलेशन किसका देख रहे हैं? स्पीड और टॉर्क का। इन दोनों पे क्या असर होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो बैक ईएमएफ यानी ईबी का ड्रॉप हो जाएगा इमिडिएटली, क्योंकि आपको पता है जब फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना आर्मेचर कंडक्टर में। और बैक ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इंड्यूस होने वाला ईएमएफ ही है ना मोटर में, ठीक है ना? मोटर की बात कर रही है इसलिए बैक ईएमएफ आ गया, ये ड्रॉप हो जाएगा। ये सबसे पहले तो ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने एक फार्मूला देखा था, ये देखिए ई बी इक्वल्स टू एन फाई अपॉन के। ये कैसे आया? हमने स्पीड का फार्मूला देखा था, एन इक्वल्स टू के ई बी अपॉन फाई, ये फार्मूला देखा था। अगर मुझे ईवी की वैल्यू निकालना है तो मैं ये इन सबको इस साइड में लेके जाऊंगा, वही ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे। एन फाइव बाय के, इसका मतलब फ्लक्स पे ईबी डिपेंड है, ईबी बैक ईएमएफ भी किस पे डिपेंड है? फ्लक्स पे डिपेंड है। इसीलिए अगर मेरे आर्म फील्ड करंट कम हो जाता है, अगर मेरा फील्ड करंट कम हो जाता है तो फ्लक्स भी कम हो जाएंगे। अगर फ्लक्स कम हो गए तो मेरा बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा। इसका मतलब बैक ईएमएफ का इमिडिएटली ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। द स्पीड रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द हेवी आर्मेचर। लेकिन अगर मेरा बैक ईएमएफ ड्रॉप हो जाता है लेकिन स्पीड मेरी कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्यों मेरी कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि क्योंकि उसके पास इनर्शिया होता है ना, किसी भी चीज़ को हम रोटेट करते हैं तो उसका खुद का इनर्शिया होता है। उस इनर्शिया के वजह से स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आर्मेचर का वेट भी ज़्यादा होता है इनर्शिया ऑफ द हेवी आर्मेचर, उसके वजह से स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब अगर ये भी यानी कि बैक ईएमएफ ड्रॉप इमिडिएटली हो गया तो इसका मतलब आर्मेचर करंट को अपोज करने वाला करंट कोई भी नहीं रहेगा। अगर वो ड्रॉप हो गया है तो आर्मेचर करंट को अपोज करने वाला करंट कोई भी करंट नहीं रहेगा। इसके लिए आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आर्मेचर करंट बढ़ता है तो क्या होता है देखते हैं। ड्यू टू द डिक्रीजिंग ईबी आई ए इंक्रीज बिकॉज आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ये जो है आई ए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ई बी अगर ड्रॉप हो जाता है तो आई ए को यानी कि आर्मेचर करंट को अपोज करने वाला करंट कोई नहीं रहेगा, इसीलिए आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये तो ई बी का फॉर्मूला हमने इससे पहले देखा ही था, ये फॉर्मूले से हमें समझ में आ जाता है कि हमने ये इससे पहले देखा था, क्योंकि ई बी का फॉर्मूला क्या था? वी ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। आई ए की वैल्यू निकालना है तो मैं ये सारे आइटम इस साइड में लेके आऊँगा। मोर ओवर अ स्मॉल डायरेक्शन इन सॉरी small reduction in flux produce a proportionality large increase in armature current। हम फ्लक्स तो थोड़े कम कर रहे हैं, लेकिन फ्लक्स जो है हम थोड़े कम कर रहे हैं, लेकिन हम उसके वजह से हमारा क्या हो रहा है? आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आर्मेचर करंट क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब आर्मेचर करंट इंक्रीज हो जाता है
तो ऑब्वियसली टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड आई ए। इसका मतलब टॉर्क पे कुछ असर होगा, अगर आर्मेचर करंट पे अगर कुछ असर हो रहा है मेरा, तो जाहिर सी बात है टॉर्क पे भी होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। अगर आई ए यानी कि आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मेरा टॉर्क भी कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Hence the equation TA directly proportional to the IA अभी भी हमने देखा, a small decrease in phi यानी कि फ्लक्स, स्मॉल डिक्रीज इन फ्लक्स, अगर फ्लक्स थोड़े से डिक्रीज हो जाते इज मोर देन काउंटर बैलेंस बाय द लार्ज इंक्रीज इन IA with the result that there is a net इंक्रीज इन TA। अगर क्या हो रहा है देखिए, पर सबसे अब शुरू से लेते हैं, थोड़े शुरू से, अगर मेरा फील्ड करंट IF फील्ड करंट किसी वजह से डिक्रीज हो रहा है तो मेरे फ्लक्स भी क्या हो जाएंगे, फ्लक्स भी थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो EB ड्रॉप हो रहा है मेरा, यानी कि बैक EMF इमीडिएटली ड्रॉप हो रहा है फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से। अभी EB ड्रॉप हो रहा है तो IA को अपोज करने वाला यानी कि आर्मेचर करंट को अपोज करने वाला कोई भी करंट नहीं है। जो हम सप्लाई करंट दे रहे हैं ना, उसको अपोज करने वाला करंट कोई भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब IA बढ़ रहा है इसलिए टॉर्क भी कैसा हो रहा है, टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि फाई तो कम हो रही है इसलिए टॉर्क कम होना चाहिए, फाई कम हो रहा है इसलिए यानी कि फ्लक्स कम हो रही है इसलिए टॉर्क कम होना चाहिए। लेकिन ये कम तो थोड़ी से ये कम तो हो रहा है, लेकिन इसके वजह से उसके मुकाबले आई जो है वो उसकी वजह से आई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसके मुकाबले, फाई के मुकाबले आई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए टॉर्क भी बढ़ रहा है। फाई थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन आई बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आई यानी कि आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से टॉर्क भी कैसा हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टॉर्क जो स्पीड जो है वो टॉर्क पे डिपेंड होती है, लेकिन टॉर्क स्पीड पे डिपेंड नहीं होता। अगर मेरा टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इंक्रीज इज अ TA यानी कि आर्मेचर टॉर्क प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन मोटर स्पीड, प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन मोटर स्पीड, यानी कि अगर टॉर्क बढ़ रहा है तो मेरी मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट इज सीन फ्रॉम द अबव दैट विच अप्लाइड द वोल्टेज हेल्ड कांस्टेंट, अगर मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है तो मोटर स्पीड वैरीज इन्वर्सली एज द फ्लक्स, अगर मैं फ्लक्स कम करता हूँ तो मेरी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं हम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं फ्लक्स यानी फाई को कम करता हूँ तो स्पीड मेरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू द इंक्रीज द फ्लक्स एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज द स्पीड प्रोवाइड द IA हेड कांस्टेंट एज इज द एक्चुअली डन इट DC सर्वो मोटर। अगर हम IA को कांस्टेंट रखते हैं तो भी, अगर हम IA को अगर कांस्टेंट रख दें किसी न किसी वजह से, अब वो कौन सी वजह है ये सामने दी हुई है, लेकिन अगर IA को कांस्टेंट कर दे और फ्लक्स के थ्रू हम मोटर की स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम IA को कांस्टेंट कर देंगे, आर्मेचर करंट को कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है, TA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई IA। अगर मैं इस चीज़ को किसी ना किसी वजह से कांस्टेंट कर दूँ तो अगर इसके ऊपर मैं स्पीड वैरी कर सकता हूँ, इसको कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा तो मेरा टॉर्क भी कैसे हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। और टॉर्क कम ज़्यादा हो जाएगा तो मेरी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे बताया है कि IA यानी कि आर्मेचर करंट को DC सर्वो मोटर के थ्रू अपन कांस्टेंट रख सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं।
यही था हमारा टॉर्क और स्पीड का रिलेशन जो आज हमने देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की लेक्चर में इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल ले लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।